हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज सेक्शन 194 क्यू। बट हम इसमें थोड़ा सा डिस्कशन सेक्शन 206 C1H के ऊपर भी करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 194 क्यू 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा, और क्योंकि एक नया सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है तो वो अपने साथ बहुत सारे नए नए सवाल लेकर आता है। सवाल जैसे कि टीडीएस किसको काटना है, कितना काटना है, कौन से अमाउंट के ऊपर काटना है, अगर दोनों सेक्शन पैरेलली लग जाएंगे तो कौन किसको ओवरराइड करेगा, और इस तरह के बहुत सारे और सवाल। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब दे पाऊं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 206C1H की। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, सपोज आई एम अ सेलर, अगर मेरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और मैं एज ए कंसिडरेशन किसी भी परचेजर से 50 लाख रुपीस से ज़्यादा रिसीव करता हूं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो 50 लाख रुपीस की पेमेंट के बाद मुझे 0.1% उनसे कलेक्ट करना है और उनके नाम का जमा कराना है, दैट इज कॉल्ड टीसीएस। तो होगा क्या, सपोज करते हैं एक ट्रांजेक्शन है जिसमें पिछले साल मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, इस साल में मैंने 40 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर ली, मेरे को कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। अब इसके बाद जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन करूंगा 20 लाख की, तो 20 लाख में से पहला 10 लाख तो 50 लाख पूरे करेगा, एंड जो एडिशनल 10 लाख होगा उसके ऊपर 0.1% टीसीएस में ओवर एंड अबव कलेक्ट करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं टोटल अमाउंट मुझे 20 लाख कलेक्ट करना था, तो 20 लाख की जगह मैं 10 लाख के ऊपर 0.1% दैट इज 1000 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो मैं जो टोटल रिसीव करूंगा अपने परचेजर से वो 2,01,000 रुपये रिसीव करूंगा, जिसमें से कि ऑब्वियसली 2 लाख रुपये मेरा होगा और 1,000 रुपया मैं गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा अपने परचेजर के नाम से। और इस सेक्शन के तहत यदि परचेजर आपको अपना पैन नहीं देता तो आप उसका 1% टीडीएस काटेंगे, ना कि 0.1%। सेक्शन 206C1H में एक और बात का ध्यान रखना है, वहां बहुत लोगों को बायर की डेफिनेशन से बाहर रखा गया था कि अगर बायर इनमें से कोई होगा तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। दैट इज, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो, आप अगर स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो, लोकल अथॉरिटी को सप्लाई कर रहे हो, या किसी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो, ये सेक्शन 206 कुछ केसेस में नहीं लगता। जैसे कि सबसे पहले, यदि आप गुड्स एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, यदि आपने माल भेजा है बाहर, तो आपको इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। नंबर 2, अगर 206C के किसी और सबसेक्शन में टीसीएस ऑलरेडी कट रहा था, तब भी इस सेक्शन में आपको टीसीएस डिडक्ट या रादर कलेक्ट नहीं करना था। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आगे डिस्कशन में काम आएगी। 206C1H में ये लिखा है कि यदि किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस का कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे टीसीएस कलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं इसको। सपोज कीजिए मिस्टर ए हैं जो ट्रक स्पेयर पार्ट का काम करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका टोटल टर्नओवर 20 करोड़ रुपए था, तो ही इज एन एलिजिबल सेलर फॉर 21-22 में इन्होंने मिस्टर एक्स को टोटल जो गुड्स दिए हैं वो 80 लाख के दिए हैं, लेकिन जो टोटल पेमेंट रिसीव करी है वो 75 लाख रुपीस करी है। तो पहली बात तो ये समझिए, हमें 80 लाख से कोई लेना देना नहीं है, हम 75 लाख के हिसाब से ट्रांजैक्शन करेंगे। 75 लाख में भी गवर्नमेंट कहती है कि अप टू 50 लाख तक आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। तो आपको टीसीएस कितना कलेक्ट करना है? 75 लाख, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड माइनस 50 लाख। 25 लाख रुपीस के ऊपर आपको उनसे टीसीएस कलेक्ट भी करना है और गवर्नमेंट के पास उनके नाम से ही जमा करवाना है। तो बड़ा सिंपल सा सेक्शन था और ये ठीक ठाक चल रहा था, पर इस सेक्शन की कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस थी, या जिस तरह से लोगों ने इस सेक्शन को यूज करना शुरू किया था वो कुछ ऐसा था कि उनको लगता था कि बार बार रिसीट के ऊपर कौन कलेक्ट करेगा। तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने ऐसा शुरू कर दिया था कि वो बिल के ऊपर ही 0.1% चार्ज करना स्टार्ट कर देते थे। ये गलत नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस बना ली। बिकॉज यदि आप टीसीएस कम कलेक्ट करोगे तो ऑब्लिगेशन आ सकती है, लेकिन टीसीएस ज्यादा कलेक्ट करने पे ऑब्लिगेशन नहीं आती। तो एक रूटीन प्रैक्टिस बन गई थी कि 0.1% बिल के अमाउंट में ऐड कर दिया जाता था और सेम अमाउंट से पार्टी के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता था अपनी बुक्स में, तो उतनी ही देनदारी पार्टी की खड़ी हो जाती थी। ये सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक ये सेक्शन 194 क्यों नहीं आया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये हम आगे 194 क्यों में समझेंगे। अब हमारा मेन डिस्कशन होगा 194 क्यों के ऊपर, लेकिन हम बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं 206 C1H को भी कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि सेक्शन एप्लीकेबल कब से है, तो 1 जुलाई 2021 से ये एप्लीकेबल है, आने ही वाला है। और इसके बाद जो हमें देखना है कि इसमें टीडीएस काटने की बात है। टीडीएस मतलब टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस काटेगा बायर।
तो सबसे पहली बात ये आती है कि कौन सा बायर टीडीएस काटेगा। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया, वो बायर टीडीएस काटेगा जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का टर्नओवर था। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक परचेजर हूं या मैं एक बायर हूं, मैं सामान परचेज करता हूं और मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज अभी की बात करेंगे तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर में यदि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैं एलिजिबल बायर हूं, अदरवाइज मैं एलिजिबल बायर की डेफिनेशन में नहीं हूं और ये सेक्शन मुझे इस साल में इंपैक्ट नहीं करेगा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कि टीडीएस काटना कब है। तो ऐसा है, मैं अगर आपसे माल परचेज करता हूं, सपोज यू आर अ सेलर एंड आई एम अ परचेजर, मैं एलिजिबल परचेजर हूं बिकॉज लास्ट ईयर में मेरा टर्नओवर 10 करोड़ पार कर रहा था। एंड टर्नओवर मींस टर्नओवर ऑफ गुड्स, नॉट द टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। तो मेरा टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर रहा था। इस बार मैंने आपसे 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदा। पहले तो इस सेक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, यहां पर या तो मैंने आपसे 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेज कर लिए हो या 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर दी हो, विच एवर इज अर्लियर। तो मेरी जो टोटल पेमेंट पूरे साल में है, अगर वो 50 लाख से ज्यादा हो गई तब भी सेक्शन एप्लीकेबल है, और मेरी जो परचेज है अगर वो 50 लाख क्रॉस कर गई तब भी सेक्शन एप्लीकेबल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर सेक्शन आ रहा है 1 जुलाई 2021 को, तो जो ये फर्स्ट क्वार्टर है दैट इज अप्रैल मई जून ऑफ 2021, क्या इसमें की हुई परचेज और पेमेंट इस 50 लाख की कैटेगरी में इंक्लूड होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं तो ऐसा मान लेते हैं कि मैं एलिजिबल परचेजर हूं, मेरी 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर थी लास्ट ईयर। इस साल फर्स्ट क्वार्टर में मैंने 30 लाख रुपीज तक की परचेज कर ली। अब ये 30 लाख 50 लाख की लिमिट को एग्जॉस्ट करेगी। इसका मतलब अगर मैं आगे और 30 लाख की परचेज करता हूं पूरे साल में तो मेरे ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली अप टू 50 लाख, जैसा वहां था वैसे ही यहां पर है कि अप टू 50 लाख तक मुझे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। लेकिन जैसे ही 50 लाख के क्रॉस वाली एंट्री होगी या अमाउंट 50 लाख एक्सीड करेगा तो एक्सेसिव पोर्शन पे, सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव पोर्शन के ऊपर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। कितना? 0.1%। लेकिन अगर सामने वाला बंदा दैट इज सेलर अपना पैन नहीं देता तो ये 0.1% का रेट बढ़ के हो जाएगा 5% का रेट, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। और मुझे लगता है इतनी बड़ी परचेजेस के केस में पैन या आधार देने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसी सेल जीएसटी नंबर पे होती है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली पैन होता ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह भी है कि ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा अगर सेलर रेजिडेंट हो। इसका मतलब यदि मैं परचेजर हूं लेकिन मैं इंपोर्ट कर रहा हूं गुड्स, बाहर से मंगवा रहा हूं या इंडिया से ही मंगवा रहा हूं, पर जो मेरा सेलर है यदि वो एक नॉन रेजिडेंट है तो ये सेक्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा अगर जिससे मैं माल परचेज कर रहा हूं वो रेजिडेंट इंडियन हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये सेक्शन की कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटीज क्या है। तो नंबर 1, अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा है, सपोज करो आपकी ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट में भी फॉल करती है, दैट इज 194C में फॉल करती है, इन दोस केसेस ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एक और तरह से भी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर 206C का कोई भी सेक्शन एक्सेप्ट 206C1H, मतलब अगर 206C1H में ऑब्लिगेशन है तो वहां छोड़ो या लगाओ, लेकिन यहां टीडीएस जरूर काटना है। इस प्रावधान से बिल्कुल क्लियर समझ आता है कि 194Q विल ओवरराइड 206C1H। मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों, परचेजर भी 10 करोड़ से ज्यादा था लास्ट ईयर में टर्नओवर और सेलर भी 10 करोड़ से ज्यादा था लास्ट ईयर में टर्नओवर। अब सेम ट्रांजैक्शन है कि एक परचेज करेगा एक सेल करेगा, तो सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन आ रही थी 206C1H की और परचेजर के ऊपर ऑब्लिगेशन आ रही थी 194Q की। तो इस केस में गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को डाल के या इस प्रोवाइजो को डाल के ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि 194Q प्रिवेल करेगा, मतलब 194Q में टीडीएस काटना है और 206C1H के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग चाहिए कि कौन किसको कितना माल बेच रहा है, वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी तो 206 से आपको यहां पर रिलीफ मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कि टीडीएस काटना किस टाइम पे, तो मैं आपको ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यहां दोबारा भी कर रहा हूं। पूरे साल में यदि आपकी परचेज 50 लाख से ज्यादा होती है फ्रॉम अ सिंगल पार्टी या आपकी पेमेंट टुवर्ड्स द परचेज 50 लाख से ज्यादा होती है पूरे साल में, जो भी पहले हो जाएगा तभी से आपका टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा या आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और उसका टाइमली पे करना है। फिर बात ये आती है कि सर ये टीडीएस डिडक्ट कब तक करना है, तो बड़े ध्यान से हम एग्जाम्पल समझते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सितंबर तक हमारी जो हमारी परचेजेस हैं वो 50 लाख हुई है किसी पर्सन से, परचेजेस भी 50 लाख है और पेमेंट भी 50 लाख है, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन में एग्जांपल ले रहा हूं। अक्टूबर में
मैंने उस बंदे से 10 लाख रुपए की परचेज और कर ली, तो ऑब्वियसली 50 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो मुझे उसके 10 लाख के ऊपर 0.1% के हिसाब से 1,000 रुपए डिडक्ट करना है। तो जब भी मैं उसको पेमेंट कर दूंगा 1,000 डिडक्ट कर दूंगा। गवर्नमेंट कहती है डिडक्शन कब तक हो जानी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, अक्टूबर के कंटेक्स्ट में ये डिडक्शन 7 नवंबर से पहले पहले हो जानी चाहिए। सिमिलरली नवंबर के केस में ये डिडक्शन 7 दिसंबर से पहले पहले हो जानी चाहिए, और दिसंबर के केस में ये डिडक्शन 7 जनवरी से पहले पहले हो जानी चाहिए। अब आपने तीनों क्वार्टर्स के लिए अमाउंट डिडक्ट किया और 7 तारीख से पहले पहले सरकार के पास ये अमाउंट जमा करा दिया, बट क्वार्टरली आपको गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि जो मैंने आपके पास ये अमाउंट जमा कराया है इसका डिटेलिंग क्या है, ये किसके कंटेक्स्ट में कितनी परचेज थी, उसके ऊपर कितना मैंने टीडीएस काटा। तो आपको एक टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी क्वार्टरली इन द फॉर्म 26Q, एंड क्वार्टरली उनको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा फॉर्म 16A में। तो जिसका टीडीएस कटा है वो आपसे अपना टीडीएस सर्टिफिकेट मांग सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी पेमेंट में से आप अमाउंट डिडक्ट करके दे रहे हैं, तो वो आपसे टीडीएस का सर्टिफिकेट मांगेगा और आपको फॉर्म 16A उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कहने को देखा जाए तो 194Q कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, बट ये ऐसा सेक्शन है, वो आपने कहावत सुनी होगी, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो ये कुछ ऐसा ही सेक्शन है, क्योंकि आप इसकी इंप्लीकेशन समझिए। 50 लाख के ऊपर 0.1% दैट इज 5,000 रुपीज इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। मैं मान के चलता हूं कि पूरे साल में एक बंदे ने 1 करोड़ की परचेज करी, तो 50 लाख तक तो टीडीएस वैसे भी डिडक्ट नहीं करना था। जो एक्सेसिव 50 लाख था उसके ऊपर 0.1% के हिसाब से सिर्फ 5,000 रुपए टीडीएस कलेक्ट करना था। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, सपोज करो आप इस सेक्शन की इंप्लीकेशन को या एप्लीकेशन को भूल गए, आप नहीं कर पाए, आपने ध्यान नहीं दिया, इसका इफेक्ट क्या होगा। हमारे पास सेक्शन 40 की सीरीज में एक सेक्शन है जो ये कहता है कि 30% डिसअलाउंस हो जाएगा अगर आप टीडीएस डिडक्ट करना या टीडीएस को डिपॉजिट कराना भूल गए। अब ये समझो कि 50 लाख के ऊपर आपको टीडीएस काटना था, बात 5,000 की है ही नहीं, लेकिन उस 5,000 को ना काटने या ना काट के जमा कराने की वजह से आपके ऊपर 30% का डिसअलाउंस हो जाएगा, जो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो 15 लाख की इनकम के ऊपर आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो दिखने में अमाउंट बहुत छोटा सा, लेकिन इसकी इंप्लीकेशन बहुत बड़ी है। नंबर 2, एक और प्रॉब्लम थी। मैंने अभी जब 206C 1H हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि लोगों ने एक नॉर्मल प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि 0.1% एडिशनल चार्ज करने लग गए हैं बिल के ऊपर। अभी होगा क्या, जब ये सेक्शन आ गया तो क्योंकि टीडीएस टीसीएस को ओवर रूल कर रहा है या रादर ओवरराइड कर रहा है, तो यदि उस ट्रांजैक्शन में टीडीएस कट गया तो टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब बड़े सेलर्स को हर बिल पे चेक करना पड़ेगा कि इस बिल के ऊपर टीसीएस चार्ज करना है या नहीं करना, बिकॉज 100% के ऊपर तो नहीं लग रहा, क्योंकि टीडीएस ओवरराइड कर रहा है टीसीएस के सेक्शन को। कुछ एफएक्यूज कर लेते हैं। एफएक्यू नंबर 1, सबसे पहला सवाल ये है, सर जो पिछले साल का 10 करोड़ के टर्नओवर की आप बात कर रहे हो, क्या इस टर्नओवर में जीएसटी के पोर्शन को भी इंक्लूड करना है या एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी 10 करोड़ है? तो बहुत सिंपल है, टर्नओवर इज एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। नंबर 2, सर ये जो 50 लाख का डिडक्ट आप कह रहे हो कि 50 लाख, ये 50 लाख के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? देखिए ऐसा है, गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई नहीं किया। लॉजिकली देखा जाए तो 50 लाख की पेमेंट बोल रहे हैं, तो 50 लाख की पेमेंट का मतलब होना चाहिए एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, बट उन्होंने अमाउंट जो टर्म यूज करी है वो लिखा है एनी सम। नाउ एनी सम on a safer side I would advise you please consider it as inclusive of GST, बिकॉज जब आपको ये याद ही है टीडीएस काटना है तो जीएसटी के अमाउंट के ऊपर भी टीडीएस काट लीजिए, क्योंकि उससे कंप्लायंस एटलीस्ट पूरी हो जाएगी। तो इसका एक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं कि हम इसको एक्सक्लूडिंग मानेंगे, बट मेरी एडवाइस ये है आप इसको इंक्लूडिंग मानिए, और 50 लाख की लिमिट जैसे ही पूरी होती है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी टीडीएस के प्रोविजंस को एप्लीकेबल कराइए और इसके ऊपर डिडक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। सवाल ये भी आता है कि सर ये सेक्शन क्या इमूवेबल प्रॉपर्टीज की परचेज के ऊपर भी लगेगा? जी नहीं, वहां सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टीज गुड्स की डेफिनेशन से बाहर होती है और ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स के लिए आया है, ना तो परचेज ऑफ सर्विसेज के लिए, ना ही परचेज ऑफ इमूवेबल एसेट्स के लिए। हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जहां पर दोनों की इंप्लीकेशन सॉल्व हो जाए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेलर का टर्नओवर 15 करोड़ था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, बायर का टर्नओवर 9 करोड़ रुपए था, टोटल जो ट्रांजैक्शन हुई है परचेज सेल की वो 55 लाख हुई है। टैक्सेबल अमाउंट, अब ऑब्वियसली दोनों सेक्शन चाहे 206 पकड़ लीजिए चाहे 194 पकड़ लीजिए, दोनों अमाउंट्स में 50 लाख तक के की कोई ट्रांजैक्शन के ऊपर इंप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ उसके बाद ही इन सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी है। तो जो टैक्सेबल अमाउंट है दैट इज ओनली 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर 0.1% टीसीएस सेलर काटेगा, बिकॉज हमारे केस 1 में आप ध्यान से देखेंगे तो टर्नओवर ऑफ बायर इज 9 करोड़, तो बायर के ऊपर सेक्शन नहीं लग सकता।
सिमिलरली सेकंड केस में सेलर का टर्नओवर जो 9 करोड़ है और बायर का टर्नओवर 15 करोड़ है, तो इस केस में जो टीडीएस कटेगा वो बायर काटेगा, बिकॉज यहां पर टीसीएस कलेक्ट हो ही नहीं सकता, यहां सिर्फ टीडीएस कलेक्ट हो सकता है। और क्योंकि बायर की कंडीशंस पूरी हैं तो इस केस में बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब एक बात कर लेते हैं कि सपोज यदि दोनों में 15-15 करोड़ का टर्नओवर होता, मतलब दोनों एलिजिबल होते, तो हम ऑलरेडी डिस्कशन करके आए हैं कि टीडीएस का प्रोविजन टीसीएस के प्रोविजन को ओवरराइड कर रहा है, तो इस केस में ये ऑब्लिगेशन बायर के ऊपर आएगी, ना कि सेलर के ऊपर। यदि दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे होता तो इन दोनों में से किसी भी सेक्शन की इंप्लीकेशन आनी ही नहीं है। आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर टू यू। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा या मेरे दिए गए फोन नंबर्स पे मुझसे बात कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।